हम कई लोगों के लिए कहते हैं ना कि ये बहुत सुलझे हुए हैं, और कई लोगों के लिए कहते हैं कि ये बहुत उलझे हुए हैं। असल में हर वो इंसान उलझा हुआ है जिसे क्लैरिटी नहीं है, और हर वो इंसान सुलझा हुआ है जिसे क्लैरिटी है। अपनी लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने पैशन को लेकर, अपने जिंदगी जीने के तरीके को लेकर, या किसी गोल को आप कैसे हासिल करना चाहते हैं, उसे लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है क्लैरिटी। और क्लैरिटी मिलती है सवाल पूछने से, और सवाल भी नहीं, सही सवाल पूछने से। और सही सवाल पूछने के बाद जो जवाब आता है, उसके बाद आगे बढ़ने के लिए लाइफ में चाहिए होती है गाइडेंस, और इसे ही कहा जाता है क्लैरिटी, जिसको लेकर के हम सब यहां वहां अक्सर भटकते रहते हैं। और ये लाइफ में किसी भी उम्र में किसी भी मोड़ पर हो सकता है। मगर हां, एक बार जब क्लैरिटी मिल जाती है ना, तो बड़े से बड़े रिस्क को लेना भी आसान हो जाता है, क्योंकि आप रिस्क के सही मतलब और उसकी इंपॉर्टेंस को भी तो समझ जाते हैं। आज की बुक समरी है करियर करेज। डिस्कवर योर पैशन, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड क्रिएट द सक्सेस यू वांट। इसे लिखा है केटी कैली ने। केटी कैली एक की नोट स्पीकर और कोच हैं। वो प्रोफेशनल्स को यह सिखाती हैं कि ज्यादा क्लैरिटी, इन्फ्लुएंस और पैसा कैसे कमाया जाए। केटी ने अपनी जर्नी बतौर साइकोथेरेपिस्ट शुरू की थी, और आगे जाकर वो एक सेल्स प्रोफेशनल बनी। वो केटी कैली नेटवर्क्स की हेड भी हैं, जो ऐसे लीडर्स की एक ग्लोबल कम्युनिटी है जो लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने में मदद करती है। क्या आपने खुद से कभी ये सवाल पूछे हैं कि आपको क्या मोटिवेट करता है? आप अपने सबसे बड़े डर से बाहर निकल सकते हैं, मगर कैसे? एंटरप्रेन्योर कैसे सोचते हैं और आप उनकी तरह कैसे बन सकते हैं? ये कुछ ऐसे जरूरी सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस समरी में मिलेंगे। आप जानेंगे कि ऐसे मुश्किल सवाल आपके डर और आपकी लिमिटेशन से लड़ने में आपकी मदद करते हैं। अभी तक आप अपनी पुरानी सोच और अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक ही अपनी लाइफ जी रहे थे। आपको खुद को आजाद करने की और ये रीडिस्कवर करने की जरूरत है कि आप सच में क्या चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी करियर करेज, ओनली ऑन गीगल। इस बुक के ऑथर केटी कैली हमेशा से एक सक्सेसफुल साइकोथेरेपिस्ट बनना चाहती थी। जिस मुकाम पर वो अपनी लाइफ को लेकर के आई हैं, उसे पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। अपने 1 बेडरूम अपार्टमेंट में वो दीवारों की तरफ देखती रहती थी और खुद को अकेला महसूस करती थी। जो कुछ भी वो पाना चाहती थी, उसे पाने के बाद भी वे संतुष्ट नहीं थी। केटी को एहसास हुआ कि उन्हें अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से आगे जाना होगा। वो नए मोटिवेटर्स को ढूंढने के लिए अपनी आत्मा की खोज पर निकल पड़ी। उन्होंने महसूस किया कि लोगों की मदद करने का मतलब सिर्फ साइकोथेरेपिस्ट होना नहीं है, बल्कि एक इंसान होना भी है। केटी ने लोगों से और ज्यादा जुड़ना शुरू किया और यह सीखा कि अपने अंदर की असली आवाज को कैसे ढूंढ निकालें। अपने डर का सामना करने के लिए उन्होंने खुद से मुश्किल सवाल पूछे। इस समरी में आप उन्हीं सवालों के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इनके वो जवाब कैसे मिलेंगे जो आपकी लाइफ को बदल कर रख देंगे। अगर आप अधूरापन महसूस करते हैं या दुखी और स्ट्रेस्ड रहते रहते थक चुके हैं, तो ये समरी आपको ये जानने में मदद करेगी कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं और वैसा कैसे बन सकते हैं। केटी ने एक बोरिंग और डिप्रेस्ड इंसान से अपनी लाइफ को बदलकर एक खुश ऑथर, लीडर और पब्लिक स्पीकर बनाया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है और वो है गाइडेंस। तो आइए इस फुल ऑफ गाइडेंस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, मोटिवेशन, क्लैरिफाइंग व्हाट रियली मैटर्स टू यू। क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या आप खुश हैं? क्या आप उस फ्यूचर को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं जिसका आप हमेशा से सपना देखते आए हैं? क्या आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिन्होंने कई लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं। अपनी असली इच्छाओं और उन्हें क्या मोटिवेट करता है, ये जानने के लिए उन्हें खुद के अंदर झांक कर देखना होगा। अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करने वाली चीज को ढूंढ निकालना एक ऐसा काम है जो हम सभी को करना चाहिए। आप ना ही किसी और की लाइफ को कॉपी कर सकते हैं और ना ही उनके रूल्स के मुताबिक चल सकते हैं। कभी कभी जब हम कुछ खास सपनों को पूरा करते हैं तो हमें खुशी नहीं बल्कि घबराहट या बेचैनी महसूस होती है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन यानी आखिरी पड़ाव पर फोकस करते हैं और वहां तक पहुंचने की जर्नी को एंजॉय नहीं करते। आपको अपनी असली इच्छाओं को समझने के लिए खुद को अपनी लाइफ का इंचार्ज बनाना होगा। आप एक लीडर हैं और आपकी लाइफ आपकी कंपनी है, इसीलिए आपको एक सीईओ की तरह अपनी लाइफ को मैनेज करना होगा। आपको दूसरों की उम्मीदों को भी भूल जाना चाहिए। इस बारे में सोचिए कि आप सच में क्या चाहते हैं और ऐसा फैसला लें जो आपको उस भविष्य की ओर ले जाए जिसके आप हकदार हैं। साइमन सिनेक गोल्डन सर्कल के क्रिएटर हैं, जो एक ऐसा डायग्राम है जिसे 3 सर्कल्स को जोड़कर बनाया गया है। ये सर्कल्स हमारे हर एक सपने के व्हाई यानी कि क्यों, व्हाट यानी कि क्या और हाउ यानी कैसे को दिखाते हैं। इस प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है व्हाई को जानना। जैसे ही हम व्हाई या मकसद को समझ जाते हैं तो यह जानना काफी आसान हो जाता है कि हमें जो चाहिए वो हम कैसे हासिल करें। यह भी हो सकता है कि आप पहले से ही अपने व्हाई के बारे में जानते हो, लेकिन अपने व्हाट और हाउ को पूरा करने के लिए आप एक गलत अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे केटी सी कैली ने बतौर एक साइकोथेरेपिस्ट की तरह कई सालों तक काम किया था। वो मशहूर थीं, लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट महसूस करती थीं। उनका मकसद था दूसरों की मदद करना ताकि वो एक बेहतर लाइफ हासिल कर सकें, लेकिन इसके लिए उन्होंने गलत हाउ और व्हाट को चुना था। केटी ने कुछ बदलाव लाकर अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाया। उनका व्हाई अभी भी वही था, दूसरों की मदद और उन्हें इंस्पायर करना। लीडर्स को अपना बिजनेस शुरू करने में मदद करना उनका व्हाट बना। हाउ के लिए केटी एक कोच बनी और अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। अपने मोटिवेटर्स को ढूंढने के लिए आपको ऑटो पायलट मोड पर जीना बंद करना होगा। आपको अपने हर कदम पर सोच समझकर फैसले लेने होंगे। आगे पूछे गए सवाल आपको इसे बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं और आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं। आप अपनी करंट जॉब क्यों कर रहे हैं? अगर कोई आपसे कहे कि वो आपकी एक ऐसी इच्छा पूरी कर सकते हैं जो आपका करियर बदल सकती है, तो वो क्या होगी? आप अपने दोस्तों और फैमिली को सपोर्ट क्यों करते हैं? ऐसी क्या चीज है जो आपको अपनी लाइफ में खुद और अपनी जॉब में बिल्कुल पसंद नहीं है? आप मरने के बाद अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब देने के बाद आपको एक मोटिवेशनल गेम प्लान बनाना होगा। अपने सपनों को हासिल करने के लिए आपको उन सभी जरूरी एक्शंस को करने के लिए हर वक्त मोटिवेटेड रहना होगा। हर इंपॉर्टेंट सपने के 3 हिस्से होते हैं। आगे बढ़ते रहने के लिए आपके पास एक क्लियर विजन, एक मजबूत ड्राइव और लगातार रहने वाला इंस्पिरेशन होना चाहिए। आपका विजन आपकी इमेजिनेशन पर बेस्ड होना चाहिए, ना कि आपके पुराने और करंट सिचुएशन पर। अपने सपनों को हासिल करने के लिए आपको जो भी करना चाहिए उसे करने के लिए आपका मोटिवेशन, पक्का इरादा और उसे करने के लिए तैयार रहना आपका ड्राइव होगा। नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्फिडेंस, कॉन्करिंग योर वर्स्ट फियर्स। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? क्या आप अंधेरे से डरते हैं या फिर मकड़ियों के साथ रहने से या किसी जोकर को देखने से? पब्लिक में बोलने से या कैंसर होने से डरते हैं? देखिए, ऐसे डर होना नॉर्मल है। ये चैप्टर एक बेहतर लाइफ की तरफ एक अनएक्सपेक्टेड स्टेप लेने के डर से आपको रूबरू कराएगा। जैसे करियर बदलना शायद एक ऐसी चीज होगी जिससे आप सबसे ज्यादा डरते होंगे। इस तरह का कदम उठाने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। इस चैप्टर में आप अपने अंदर के उस डर को पहचानना और उसे जड़ से उखाड़ना फेंकना सीखेंगे जिसने आपको पीछे रोक रखा है। हमें ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि हमें हर उस बदलाव से डर लगता है जो हम अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। यह हमारी एक ऐसी आदत है जिससे हमें बाहर निकलना होगा। इसका रास्ता निकालने के लिए हमें 2 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको वो सभी डर पहचानने होंगे जिन्होंने आपको रोका हुआ है। दूसरा, आपको असली सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल करना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी ताकत है जिसकी मदद से आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस के बिना आप अपनी सिचुएशन को कभी नहीं बदल पाएंगे। आपको अपने डिस्कंफर्ट जोन को पहचानना होगा और देखना होगा कि ऐसी क्या चीज है
जिसकी वजह से आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं या चिंता में पड़ जाते हैं। अपने कंफर्ट जोन में लगातार रहना आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। हमें भले ही एक नए एरिया में जाना पड़े, लेकिन यकीन मानिए आपके लिए यह एक ज्यादा सेटिस्फाइंग एरिया साबित होगा। हमें इन नए एरियाज को ढूंढ निकालने के लिए मुश्किल रास्तों पर सफर करना ही होगा। सिसिलिया पार्टी प्लानर से बदलकर एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहती थी। 30 लोगों के सामने बोलते समय वो पसीने से तरबतर हो गई थीं और उनका पेट भी दर्द होने लगा था। सिसिलिया बहुत ही कामयाब और अच्छी पार्टी प्लानर थीं, लेकिन जब भी वो पब्लिक में कुछ बोलने की कोशिश करती, वो अपना सारा कॉन्फिडेंस खो देती। सिसिलिया को यह डर था कि लोग उसे एक स्टूपिड स्पीकर कहकर बुलाएंगे। उन्हें डर था कि कोई उनकी खिल्ली उड़ाएगा या वो हकलाने लगेंगी या एक फ्रॉड लगेंगी। सिसिलिया के डर की वजह थी दूसरों के सामने परफेक्ट दिखने की इच्छा। ऐसा नहीं था कि सिसिलिया में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नहीं थे, लेकिन हां, उन्हें अपने इन स्किल्स में कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं था। पब्लिक स्पीकिंग के डर से निकलने के लिए सिसिलिया ने सबसे पहले अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को सुना। उन्हें एहसास हुआ कि वो एक परफेक्शनिस्ट थीं। अपना एक प्रेजेंटेशन का वीडियो देखने के बाद उन्हें समझ में आया कि वो एक अक्खड़ इंसान लग रही थीं। अपने कॉन्फिडेंस की कमी को पूरा करने के लिए उनमें अक्खड़पन आने लगा था। सिसिलिया ने अपने डर पर झूठे कॉन्फिडेंस का नकाब पहना हुआ था। उन्हें समझ आया कि वो इस बात से डरती थी कि कहीं लोगों को यह पता न लग जाए कि वो जो भी बोल रही हैं उसके बारे में वो ज्यादा नहीं जानती। ये समझने के लिए कि आपका कॉन्फिडेंस कहां लड़खड़ाता है, आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं। क्या मैं अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहा हूं? क्या मैं जानता हूं कि मेरे थॉट्स और इमोशंस का मुझ पर क्या असर होता है? प्रॉब्लम का सामना करते हुए क्या मैं आगे की तरफ बढ़ता रहता हूं? क्या मैं अपने सपनों को पूरा करने लायक हूं? क्या मैं अपने थॉट्स को पब्लिक के सामने शेयर करने में कंफर्टेबल महसूस करता हूं? क्या मुझे हर तरफ पॉसिबिलिटीज दिखाई देती हैं? क्या मैं नई जिम्मेदारियों को लेने में उत्सुक महसूस करता हूं? क्या मैं अपने लुक्स को लेकर कंफर्टेबल हूं? इन सवालों का जवाब देने के बाद आपको ऐसे 3 एरियाज पिक करने होंगे जिसमें आप सबसे कम कॉन्फिडेंट हैं। उसके बाद हर एरिया में बेहतर बनने के लिए एक एक्शन प्लान बनाएं। अपने इस पब्लिक स्पीकिंग के डर से निकलने के लिए सिसिलिया ने अपने पास एक जर्नल बनाई और स्पीकिंग ग्रुप्स को ज्वाइन किया। उन्होंने ठान लिया था कि वो ज्यादा एडवेंचरस बनेंगी और अपनी बुक लिखने की एक बड़ी जिम्मेदारी को सच करके दिखाएंगी। इस चैप्टर की भी इंपॉर्टेंस को समझने के बाद बढ़ते हैं आगे और समझते हैं रिस्क को। तो नेक्स्ट चैप्टर है रिस्क, थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर। कुछ लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। एक बेहतर और सेटिस्फाइंग लाइफ पाने के लिए वो रिस्क लेने से डरते हैं। वॉकिन भी ऐसे ही थे। उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी की कई एजेंसीज में बतौर मार्केटिंग मैनेजर 20 सालों तक काम किया। उनका बचपन काफी मुश्किलों में गुजरा था, लेकिन बड़े होकर वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए एक मेहनती इंसान बने। वॉकिन रिस्क लेने के बारे में कभी नहीं सोचते थे। वॉकिन इस जॉब में बोर और बेजान महसूस कर रहे थे। वो खुद की एक पीआर एजेंसी खोलने के सपने देखते थे जो राइटर्स और आर्टिस्ट को अपने काम को प्रमोट करने में मदद कर सके। उन्होंने अपनी लाइफ और घर की सिचुएशन को गहराई से देखा, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या सच में वो अपना करियर बदल सकते हैं। हार जाने के ख्याल ने उन्हें एक दुखी और बोरिंग लाइफ जीने पर मजबूर कर दिया था। वॉकिन को उनकी लाइफ और दोस्तों का पूरा सपोर्ट था कि वो अपनी जॉब को छोड़कर अपने सपने को पूरा करें। उन्होंने एक ऐसी जॉब ढूंढने के बारे में सोचा जिसमें उनके सपने की एक झलक दिखाई दे। वॉकिन ने अपनी कंपनी शुरू करने का मन बनाया। रिस्क का मतलब है अनजाने रास्ते की तरफ लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ आगे बढ़ना, ताकि वो आपको बेहतर रिजल्ट्स दे सकें। रिस्क लेने से 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, जीत या हार। वो हार का डर ही है जो हमें कुछ करने से रोकता है। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ का असली मकसद ढूंढ लिया है, उनके लिए रिस्क लेना आगे बढ़ने का एक मौका बन जाता है।
वो अपने मुकद्दर के सिकंदर होते हैं। ऐसे लोग हारने से घबराते नहीं हैं, फिर भले ही उन्हें जीत मिले या हार, उसे गले लगाने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। वॉकिन ने फाइनली अपनी पीआर कंपनी खोलने का फैसला किया, लेकिन पहले साल में वो ज्यादा क्लाइंट्स नहीं अट्रैक्ट कर पाए। हार मानने के बजाय घाटे को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी, यहां तक कि एक दूसरी जॉब करने का भी फैसला किया। 9 महीनों के बाद वॉकिन अपनी कंपनी को फुल टाइम सपोर्ट करने लगे। अब वो इतना पैसा कमाने लगे थे कि कंपनी के खर्चे पूरे कर सकें और म्यूजिशियंस और राइटर्स की मदद करने वाली इस कंपनी को अच्छे से चला सकें। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको निडर बनकर खुद के लिए मौके क्रिएट करने होंगे। आपको अपने एक्शंस को हमेशा फॉलो अप करना होगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि जो आपको चाहिए लोग आपको आसानी से दे देंगे। जैसे जब कोई कॉल का जवाब न दे तो उसे लगातार फॉलो अप करना चाहिए। दूसरा स्टेप जो आपको लेना चाहिए वो है सही नेटवर्क बनाना। अपने आसपास सही लोगों को रखने से आपको सक्सेस पाने के बेहतर मौके मिलेंगे। अगर आप रिस्क उठाने के साथ अपना रिलेशनशिप समझना चाहते हैं तो खुद से यह सवाल कीजिए कि क्या मेरे पेरेंट्स ने कोई रिस्क लिया था? क्या मैंने खुद कोई रिस्क लिया है? इन रिस्क्स का क्या रिजल्ट निकला था? जब कोई मेरा जान पहचान वाला बड़ा रिस्क लेता है तो इस बारे में मेरी सोच क्या होती है? क्या मुझे डर लगता है या जलन महसूस होती है? मुझे किस तरह के एंटरप्रेन्योर पसंद हैं? वो कौन से रिस्क टेकर्स हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं? जब मैं खुद को एक बड़ा रिस्क लेते हुए देखता हूं तो मुझे क्या महसूस होता है? क्या मुझे डर लगता है या मैं एक्साइटेड रहता हूं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें मैं खो सकता हूं और ऐसी क्या चीजें हैं जो मेरे साथ हमेशा रहेंगी? जब मुझे लगता है कि मुझे रिस्क लेना चाहिए लेकिन मैं नहीं लेता तो मैं कैसा महसूस करता हूं? क्या होता अगर मैं वो रिस्क लेता जो मैंने नहीं लिया? एक बड़ा रिस्क लेने के क्या क्या बड़े नतीजे हो सकते हैं? इससे मेरी वर्क और पर्सनल लाइफ कैसे बदलेगी? क्या मुझे रिस्क लेने के पहले ऐसा महसूस होता है कि मेरी लाइफ मेरे खिलाफ चल रही है? अगर मैं जानता कि मेरी लाइफ मेरे हिसाब से चल रही है तो मैं क्या बदलता? इन सवालों का जवाब देने के बाद उन्हें उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से ऑर्डर में लाएं। इसके बाद ऐसी 3 प्रॉब्लम्स को पिक करें जिन पर आपको तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। हर प्रॉब्लम के लिए एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचें और उससे निकलने के लिए एक एक्शन प्लान बनाएं। इन सवालों का जवाब देने के बाद वॉकिन को एक दिलचस्प बात याद आई। जब वो 12 साल के थे तो उनके पिता ने खुद का आर्किटेक्ट का काम बंद करके शहर में एक बड़ी कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। कुछ समय काम करने के बाद उस कंपनी पर करप्शन और लो स्टैंडर्ड के मटेरियल इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। वॉकिन के पिता ने कुछ नहीं किया था, लेकिन इससे उनकी रेपुटेशन बर्बाद हो गई थी। इसी वजह से वॉकिन के पिता को कम पैसे वाली जॉब भी करनी पड़ी। उनके पिता की इस गलती की वजह से उनकी फैमिली को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। जब भी वॉकिन एक बड़ा रिस्क लेने के बारे में सोचते हैं तो वो अपने पिता के एक्सपीरियंस की वजह से एक तरह का डर महसूस करते हैं। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए वॉकिन ने उन जाने माने नामों को ढूंढा जिन्होंने अनएक्सपेक्टेड रिस्क लेकर बड़ी सक्सेस हासिल की थी। अगर आप पहले दिए गए सवालों से जुड़ी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो रिस्क लेने से आपका रिश्ता बदल जाएगा। आप डरने के बजाय अपने जीवन को बदलने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे। मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और रिस्क की इंपॉर्टेंस को समझने के बाद और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को समझने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज कैरेक्टर, लिंकिंग हु यू आर एंड व्हाट यू डू टू हाउ यू रिलेट टू पीपल। आपका कैरेक्टर इस बात से पता लगता है कि दूसरे लोग आपको किस तरह देखते हैं। इसमें आपकी पर्सनैलिटी, एक्शन और दूसरों के साथ आपका रिलेशनशिप शामिल है। कैरेक्टर की तुलना में पर्सनैलिटी ज्यादा सब्जेक्टिव होती है, यानी यह हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। आपके नेटवर्क पर ज्यादा ध्यान न देते हुए आपकी पर्सनैलिटी ये बताती है कि आप कौन हैं। कैरेक्टर वो होता है जिससे पता चलता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। अच्छे कैरेक्टर की सबसे बड़ी खासियत होती है ट्रांसपेरेंट होना, विश्वास के लायक होना और वफादारी। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वो आपको सक्सेस पाने में भी मदद करते हैं। आपको भरोसेमंद बनना सीखना होगा। भरोसेमंद होना एक ऐसी चीज है जो आप अपने एक्शन से साबित कर सकते हैं।
दूसरों को सिर्फ ये कहकर के वो आप पर भरोसा कर सकते हैं, आप उनसे भरोसे की उम्मीद नहीं कर सकते। एक भरोसेमंद रिलेशनशिप में काम करने से सब कुछ बेहतर होने लगता है। एक ग्रुप ज्यादा क्रिएटिव बन जाता है और वो बेहतर रिजल्ट्स हासिल करता है। दूसरों का भरोसा जीतने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी है। इसमें मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, सोशलाइज करना और हमदर्दी शामिल है। इस चैप्टर में हम नेटवर्किंग और एम्पैथी यानी कि हमदर्दी पर फोकस करेंगे। सक्सेसफुल लीडर्स का इमोशनल इंटेलिजेंस काफी हाई होता है। उन्हें उन लोगों की रिस्पेक्ट कमाने की जरूरत होती है जिनके लिए वो जिम्मेदार होते हैं। किसी को आपकी नॉलेज की चिंता नहीं है जब तक आप उन्हें यह नहीं दिखाते कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। सच बड़ा सिंपल सा है कि लोग उन्हीं की परवाह करते हैं जो उनकी परवाह करते हैं। बेहतर कैरेक्टर बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी का होना दूसरा जरूरी गुण है। यह बताता है कि आप खुद के और दूसरों के साथ कितने ईमानदार हैं। अपनी पर्सनालिटी से जुड़े कुछ ऐसे एडजेक्टिव या खासियत चुनें जिन्हें आप पॉजिटिव मानते हैं। फिर अपने एक दोस्त से भी कहें कि वो आपको डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव्स चुने। ऐसा करने से आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि लोग आपको वैसे ही देखते हैं जैसे आप हैं या नहीं। एक अच्छे कैरेक्टर का आखिरी गुण है लॉयल्टी यानी कि वफादारी। इसका मतलब है अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जो आपको हर हालत में सपोर्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यही वो लोग होंगे जो आपके अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहेंगे। वफादारी का होना दोनों तरफ से काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास वफादार दोस्त हों तो आपके दोस्त भी चाहते हैं कि आप उनके साथ भी हमेशा वफादार रहें। मार्था एक आईटी प्रोफेशनल हैं जिनकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत कमाल की है। जब भी उनके कलीग्स उनके आसपास रहते वो हमेशा अपनी टेक्निकल परफॉर्मेंस से उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश करती। वो खुद के लिए बड़ा प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रही थीं। उनके काम में इतना अच्छा होने के बावजूद मार्था को सोशलाइजिंग स्किल्स में हमेशा कम स्कोर मिलता था। जब उनके बॉस ने उनसे यह कहा कि उन्हें अपने कलीग्स के साथ बेहतर रिलेशनशिप्स बनाने की जरूरत है तो वो हैरान रह गई। मार्था को तो ऐसा लगता था कि हर कोई उन्हें पसंद करता था। उनके बॉस ने बताया कि टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उनकी एबिलिटी में सभी को विश्वास था। उनके कलीग्स मानते थे कि वो बहुत एम्बिशियस हैं और अपनी सक्सेस के अलावा उन्हें किसी और की परवाह नहीं है। उन्होंने उनका प्रमोशन इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि अगर उन्हें कोई बेहतर जॉब का ऑफर मिल जाता तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं था कि वो उस कंपनी में टिकी रहती। जब मार्था ने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके शर्मीलेपन ने उन्हें खुद को स्ट्रिक्ट दिखाने पर मजबूर किया था। उन्होंने फैसला किया कि वो और ज्यादा रिलैक्स रहेंगी और अपने कलीग से उनकी पसंद नापसंद के बारे में पूछेंगी। मार्था ने अपने कलीग्स के साथ और ज्यादा हंसी मजाक करना शुरू किया, टीम वर्क की एक्टिविटीज में शामिल होने लगी और अपने डर और अपनी गलतियों को भी मानने लगी। अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाने के लिए आपको 3 लोगों को चुनना होगा और उनके ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स को बताना होगा जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसी खासियत के बारे में सोचें जो इन लोगों में और आप में कॉमन है, और ऐसी खासियत भी जिन पर आपको काम करना है ताकि आप उनके जैसे सक्सेसफुल बन सकें। एक ऐसा प्लान बनाएं जो आपको यह बता सके कि आपके पास जो ट्रेट्स नहीं हैं उन्हें कैसे हासिल किया जा सकता है। जिन लोगों को आप आइडल मानते हैं वो आपकी ग्रोथ के लिए एक मजबूत मोटिवेशनल और एजुकेशनल सोर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हार्मनी, ऑर्केस्ट्रेटिंग अ लाइफ व्हाइल परस्यूइंग योर लाइफ्स वर्क। क्या आपने अपनी लाइफ के मकसद पर सवाल उठाया है? बेशक आपने उठाया होगा। यहां तक कि इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग भी ये सोचते हैं कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं क्या वो उनके लिए ठीक है। लोग हमेशा से ये सोचते हैं कि क्या वो एक ऐसी बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हैं जो उनके जॉब, रिलेशनशिप्स और पर्सनल लाइफ को बराबर का इंपॉर्टेंस देती है। हम अक्सर ऐसे सक्सेसफुल लोगों के बारे में सुनते हैं जिन्होंने अपने वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखा है। हमें सिखाया जाता है कि हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। ऐसा माइंडसेट एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को जन्म देता है जिसे ऑल डूइंग ऑल बीइंग सिंड्रोम कहते हैं, ADHD। इस गोल को हासिल करना नामुमकिन है क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। हम सभी सिर्फ एक ही चीज को पाने का एम कर सकते हैं।
और वो है शांति। हमें यह मानना होगा कि किसी एक चीज को पाने के लिए हमें दूसरी चीज को सैक्रिफाइस करना होगा। जैसे जिल के लिए पूरे हफ्ते काम करना और वीकेंड्स पर अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना एक बैलेंस्ड लाइफ और संतुष्टि है। दूसरी तरफ जोस घर से काम करना और घर पर ही रहकर पिता होने की जिम्मेदारी निभाना पसंद करता है। ऑल डूइंग ऑल बीइंग सिंड्रोम से निकलने के लिए आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को पहचानना होगा। ऐसे प्रॉब्लम वाले ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं होता कि वो इतना हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जितना वो हैंडल भी नहीं कर सकते। यह आमतौर पर सक्सेसफुल होने की जरूरत के कारण होता है। हमें लगता है कि सक्सेस हासिल करना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमें सारे काम खुद ही करने चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमें वो चीज हासिल करने में मदद कर सकते हैं जो हमें लगता है कि हमें खुद करनी चाहिए। अगर आप सभी काम खुद करेंगे तो थक जाएंगे, आप उदास हो जाएंगे। ऑल डूइंग ऑल बीइंग सिंड्रोम से निकलने के लिए आपको 3 स्टेप का प्रोसेस फॉलो करना होगा। सबसे पहले ऐसी 3 सिचुएशन ढूंढें जहां आपने रिजल्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की और फेल हुए। दूसरा, ऐसे लोगों के बारे में सोचें जो ऐसी सिचुएशन को आपसे बेहतर हैंडल कर पाते। आखिर में खुद को यह याद दिलाते रहिए कि रिजल्ट ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर सक्सेस का मतलब है अपनी कुछ जिम्मेदारियों को अपने कलीग्स को सौंपना, तो आपको ऐसा करना चाहिए। फिलिप 2 बिजी पेरेंट्स का सबसे बड़ा बेटा था। जब उसके पेरेंट्स ग्रोसरी स्टोर में काम करते थे, वो अपने 3 भाइयों का ख्याल रखता था। फिलिप ने कम उम्र से ही दूसरों को सहारा देना और लोगों की मदद करना सीख लिया था। इन्हीं एक्सपीरियंसेस ने उसे एक अच्छा कैंपेन मैनेजर बनना सिखाया। उसके सभी क्लाइंट्स को यह विश्वास रहता था कि वो उनके लिए अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो अपने काम से बहुत प्यार करता था। लंबे वक्त तक काम करने और दूसरों की मदद करने के बाद फिलिप ने एक अलग रास्ता चुना। उसने एमबीए करने के बाद एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का फैसला किया, जिस बात से सभी हैरान थे। ऐसा पहली बार था जब फिलिप ने दूसरों की जरूरतों से पहले अपनी जरूरत के बारे में सोचा था। उसने अपनी जॉब नहीं छोड़ी। फिलिप ने दूसरों के लिए कैंपेन करना कम कर दिया और अपनी डिग्री हासिल करने के लिए रात को पढ़ने लगा। फिलिप के हिसाब से वो एक बैलेंस्ड लाइफ जी रहा था। उसे दूसरों की मदद करने से शांति मिलती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने खुद का इतना ख्याल रखा ही नहीं है जिससे उसे एनर्जी मिले और वो दूसरों पर फोकस कर सके। एक बेहतर केयर गिवर बनने के लिए उसे अपनी बैटरीज को रिचार्ज करना होगा। फिलिप इस गोल को एक ही तरीके से हासिल कर सकता था, और वो था अपने सपनों को पूरा करने के लिए टाइम निकालना। शुरुआत में फिलिप को अपने ऑल डूइंग ऑल बीइंग सिंड्रोम से निकलने में काफी मुश्किल हुई, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसका कैंपेन बिजनेस खुद ब खुद आराम से चल सकता था। फिलिप के जो भी काम थे वो उसने एक जगह लिखे और फिर सोचा कि अब ये सभी काम उसकी जगह कौन कर सकता था। उसने चीजों को लेट गो करना और ज्यादा बैलेंस्ड लाइफ जीना सीख लिया था। अगर आप थकान या खोया हुआ महसूस कर रहे हैं तो अपनी प्रायोरिटीज के बारे में दोबारा सोचने के लिए वक्त निकालें। ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में शांति लाता है? क्या आपको कम काम करना चाहिए या छुट्टियों पर जाना चाहिए या अपना करियर बदलना चाहिए? अपने बोझ को हल्का करना सीखिए और शांति को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है विजन, कनेक्टिंग द डॉट्स टू योर फ्यूचर। किसी फ्यूचर गोल को पाने के लिए रिस्की फैसले लेने की प्रोसेस को स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कहते हैं। रिस्क लेने के लिए फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव सोच की जरूरत होती है। किसी खास मुकाम तक पहुंचना कभी आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत सा सेल्फ कॉन्फिडेंस और हिम्मत की जरूरत होती है। बहुत से लोगों का मानना है कि विजन का मतलब होता है एक सपना, लेकिन रिजल्ट्स पाने वाला एक विजन एक स्टेप बाय स्टेप गाइड की एक मेंटल पिक्चर होता है जो हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले जाता है। ज्यादातर लोग अपनी वर्क लाइफ में इतने बिजी हैं कि वो अपने विजन की पूरी पिक्चर बनाने के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। जब तक आपके पास अपने फ्यूचर को पाने के लिए साफ रास्ता नहीं होगा तो आप चमचमाती चीजों की तरफ आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अपने फ्यूचर को और साफ साफ देखने के लिए आपको खुद से ये 9 सवाल पूछने चाहिए। मेरी लाइफ में मोटिवेशन क्या है?
क्या मेरे पास अपने पूरे फ्यूचर का एक साफ विजन है? मैं किसकी मदद करूंगा? क्या मेरे पास एक अच्छा कम्युनिकेशन प्लान है? मेरे विजन को पाने के लिए किन टूल्स की जरूरत है? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जो स्टेप्स चाहिए, क्या वो मुझे क्लियर तरीके से पता है? फेलियर और प्रॉब्लम्स आने पर क्या मेरे पास प्लान बी है? क्या फेलियर कुछ सीखने का एक मौका है? क्या मैं पेशेंट यानी कि धैर्यवान, कमिटेड और प्रोफेशनल हूं? इन सवालों का जवाब देते वक्त आपको आज से 40 साल के लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचना चाहिए। याद रखिए, दूसरों की मदद करने पर फोकस करें और खुद को सपोर्ट देने के लिए सही टूल्स चुनें। कार्ला ने 4 साल की उम्र में ड्राइंग करना शुरू किया था। उसकी ड्राइंग ऐसी होती थी जैसे कि जीती जागती तस्वीर हो। वो बड़ी होकर एक सक्सेसफुल पेंटर बनी। कार्ला ब्रुकलिन में रहती थी, जहां दिन में वो म्यूजियम में काम करती और रात में पेंटिंग करना एंजॉय करती। एक पेंटिंग सेशन के दौरान कार्ला ने यह नोटिस किया कि उनके स्टूडियो की दीवारें खाली हैं। पर्दों की तरफ देखते हुए उन्हें एहसास हुआ कि ये खाली दीवारें और पर्दा एक बिगड़ा हुआ लुक दे रहे हैं। उनका स्टूडियो बेजान सा था। उस वक्त कार्ला ने अपनी खाली दीवारों को पेंट करने का और ऐसे पर्दे बनाने का सोचा जो उनके लिए वाटर कलर के प्रिंट जैसा लगे। इस आइडिया ने एक बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जन्म दिया। कार्ला ने बिजनेस एडवाइस के लिए अपने एक दोस्त को कांटेक्ट किया और एक नई जर्नी की शुरुआत करने के लिए एक क्रेडिट यूनियन से पैसे भी उधार लिए। उन्होंने कई चैलेंजेस का सामना तो किया, लेकिन एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जो उनके वाटर कलर की पेंटिंग्स पर घर की बनी चीजों की कवरिंग बनाने का था। कार्ला एक स्ट्रेटेजिक थिंकर थी। जैसे ही उनके पास एक बेहतरीन आइडिया आता था तो वो उस विजन को पाने के लिए हर उस स्टेप के बारे में सोचती जो उसे पाने के लिए जरूरी था। कार्ला बिल्कुल नहीं हिचकिचाई और एक ऐसे फ्यूचर की तरफ चल पड़ी जिसके बारे में उनका मानना था कि वो इसकी हकदार थी। अपने टेक्सटाइल बिजनेस में सक्सेस पाने के बाद कार्ला ने अपने अगले स्टेप के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जब भी आपके पास एक नया गोल होता है तो उसे पाने के लिए आपको एक साफ विजन बनाना चाहिए। इन स्टेप्स को डॉट्स की तरह सोचिए। जब आप सभी डॉट्स को जोड़ते हैं, आपके फ्यूचर की पिक्चर और ज्यादा साफ होने लगेगी। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आपको इस सोच को पाने की जरूरत है जो आपको अपने सपनों तक ले जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर है कम्युनिटी। डिजाइन योर पावरफुल नेटवर्क। कुछ लोगों का मानना है कि मदद मांगना कमजोरी की निशानी है। उन्हें डर लगता है कि दूसरे लोग उन्हें कमजोर कहकर उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे। यकीन मानिए, यह सोच गलत है, क्योंकि लोगों को एक दूसरे की मदद करना बहुत पसंद है। एक दूसरे से मदद मांगकर ही तो सोसाइटी चलती है। इस चैप्टर में आप ऐसे लोगों का एक मजबूत नेटवर्क बनाना सीखेंगे जो आपको ज्यादा सक्सेसफुल प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पाने में मदद करेगा। नेटवर्किंग में सिर्फ बिजनेस ही शामिल नहीं होता। इसके जरिए आप अपनी फैमिली और अपने दोस्तों से ज्यादा बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। एक ऐसे शहर में रहने के बारे में सोचिए जहां आपके आसपास के लोग आपके आइडियाज और सपनों को सपोर्ट करते हों। आपको सुरक्षित और मजबूत महसूस होगा। आपको एक ऐसा मकसद मिलेगा जो मटेरियल गोल्स को हासिल करने से कहीं ऊपर होगा। अगर आप अपनी लाइफ में और ज्यादा मीनिंग जोड़ना चाहते हैं तो बेहतर दोस्त बनाएं, सोशल ग्रुप से जुड़ें, थोड़ी चैरिटी करें, ऐसी चीजों से जुड़ें जो पैसे से ज्यादा मायने रखती है। जब भी आप एक नए नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं, खुद से पूछिए कि आप किस तरह की कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। ऐसे 3 फायदे बताइए जो आप इस कम्युनिटी को दे सकते हैं। इसके बाद यह भी सोचिए कि यह कम्युनिटी आपको बदले में कैसे मदद कर सकती है। अपनी लोकल कम्युनिटीज को ढूंढने से शुरुआत कीजिए। ऐसे लोग ढूंढिए जिनके इंटरेस्ट आपसे मैच करते हों। इसके बाद अपने नेटवर्क को बढ़ाइए। अलग अलग शहर, देश और कॉन्टिनेंट में आपको नई कम्युनिटीज मिल सकती हैं। जब आप अपनी नई कम्युनिटी की मदद करने के तरीके ढूंढ रहे हों तो छोटे छोटे स्टेप्स लेने के बारे में सोचें। आपका पहला गोल कुछ नए दोस्त बनाने जैसा सिंपल हो सकता है। इसके बाद अपने टैलेंट को शेयर करने या कम्युनिटी में नए मेंबर्स लाने जैसे बड़े गोल्स के बारे में सोचें। इन सवालों के जवाब आपको जानने में मदद करेंगे कि आप नेटवर्किंग में अच्छे हैं या नहीं। क्या मेरी कम्युनिटी की डेफिनेशन का स्कोप बड़ा है? क्या मैं लोगों के लिए बहुत कुछ कर पा रहा हूं? क्या मेरी कम्युनिटी मेरी मदद कर रही है? अगर मैं अपनी कम्युनिटी में ज्यादा पार्टिसिपेट करता हूं
तो क्या मैं अपनी कम्युनिटी की ज्यादा मदद कर पाऊंगा? अगर मैं अपनी कम्युनिटी में ज्यादा शामिल होने लगता हूं तो क्या मेरी कम्युनिटी मेरा भी ज्यादा साथ देगी? क्या मुझे अपनी कम्युनिटी बदलनी चाहिए या एक नई कम्युनिटी शुरू करनी चाहिए? आपकी सक्सेस का लेवल इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिटी आपके लिए क्या है। जब भी आपको यह महसूस हो कि आपकी करंट कम्युनिटी आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है, तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। हमेशा ऐसी कम्युनिटीज चुनें जो आपको आगे बढ़ा सकें। एक ही जगह फंसिए मत, आगे चलते रहिए। जब स्टीफन गोल्फ खेल रहे थे, उनके एक दोस्त ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें एक फाइनेंशियल और टैक्स प्लानिंग एसोसिएशन में वॉलंटियर के तौर पर काम करना चाहिए। जल्द ही स्टीफन ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स ज्वाइन की। NAIFA में काम करने से स्टीफन को प्रोफेशनल्स और क्लाइंट्स की एक बड़ी लिस्ट बनाने में मदद मिली। स्टीफन ने अपनी वर्कशॉप शुरू की। इसके बाद वो NAIFA के न्यूज़लेटर के राइटर बने। रीडर्स ने स्टीफन के काम को बहुत प्यार दिया और उनका एक बड़ा फैन बेस बना। उनके लॉयल रीडर्स में से एक जिम थे, जो एक फाइनेंशियल कंपनी के मालिक थे। स्टीफन और जिम दोस्त बन गए और उन्होंने कई फाइनेंशियल ऑफिस खोले। उनका काम अलग अलग शहरों में फैलने लगा था। जब आप एक सही कम्युनिटी से जुड़ते हैं ना, तो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। अपना बेस्ट देने से जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्सेस आपको मिलती है और आप ज्यादा फेमस हो जाते हैं। जितना ज्यादा आप दूसरों की मदद करेंगे, उतना ही ज्यादा वो आपको वापस भी मिलेगा। और अब वो मोड़ जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी कि ऊपर के चैप्टर्स में हमने जो कुछ भी पढ़ा सुना, उनकी की लर्निंग्स को हम यहां दोहराएंगे। केटीसी कैली ने अपनी असल इच्छाओं को ढूंढकर अपनी लाइफ को बदल दिया था। उन्होंने अपनी लाइफ को पूरे तरीके से एंजॉय करना सीखा और असली खुशियों को ढूंढने में आपकी मदद करने के लिए यह समरी लिखी। सेल्फ डिस्कवरी यानी खुद को जानने की इस जर्नी में उन्होंने जो कुछ भी सीखा, वो उन्होंने समरी के लेसन्स में शेयर किया है। सबसे पहले आपने सीखा कि एक मजबूत मकसद के बिना आप हमेशा ऑटो पायलट मोड पर जीते रहेंगे। अपने असली मोटिवेटर्स को समझने से आपको ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जीने में मदद मिलती है। दूसरा, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बेहतर करने के लिए आपको ऐसे एरियाज को पहचानना होगा जिनमें आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस कम है। इसके बाद इन एरियाज में अपने स्किल्स को निखारने के लिए कदम उठाएं। तीसरा, आपने सीखा कि जैसी लाइफ आप डिजर्व करते हैं, उसे पाने के लिए रिस्क लेना जरूरी होता है। आप जीतें या हारें, लेकिन आप बिना रिस्क लिए कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एक रिस्क टेकर बनने के लिए आपको रिस्क लेने से जुड़ी अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को ढूंढकर उन्हें बाहर निकाल फेंकना होगा। चौथा, आपने सीखा कि अच्छे कैरेक्टर में भरोसा, ट्रांसपेरेंसी और वफादारी शामिल है। पांचवा, आपने सीखा कि आप अकेले ही सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर आप सभी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपको इसमें कोई मजा, एनर्जी या मोटिवेशन नहीं मिलेगा। थकावट से बचने के लिए ऐसी चीज के बारे में सोचिए जो आपकी लाइफ को और बैलेंस्ड बनाती है। छठा, आपने अपनी लाइफ को डॉट्स के ग्रुप की तरह सोचना सीखा। हर एक डॉट आपको अपने विजन को हासिल करने के एक और कदम पास लाता है। स्ट्रेटेजिकली सोचने से आपको फ्लेक्सिबल प्लान्स बनाने में मदद मिलती है, जिससे रिस्क लेना आसान हो जाता है। आखिर में आपने फंक्शनल नेटवर्क से जुड़ने की इंपॉर्टेंस को जाना। जब आप एक कम्युनिटी के वैल्यूएबल मेंबर बन जाते हैं तो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। कम्युनिटीज आपको अपनी लिमिटेशन से आगे निकलने के लिए पुश करते हैं ताकि आप अपनी कमजोरियों को हरा सकें। ये लेसन्स आपको एक सच्ची लाइफ जीने में मदद करेंगे। आप ये डिजर्व करते हैं कि आप खुद के हीरो बने, अपनी किस्मत को कंट्रोल करें और जो आपको बनना चाहिए वो बने। दूसरों के रूल्स के मुताबिक जीना बंद करें और अपने मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और लाइफ के विजन को रीडिस्कवर करें। तो इसी मोड पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है और ये उम्मीद करते हैं हम कि आपको ये समरी बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि क्लैरिटी की हर मोड पर हर एक को बहुत जरूरत होती है। तो इस समरी को बार बार पढ़ें, इसकी लर्निंग को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें। वो सवाल जो हर एक चैप्टर में दिए गए हैं, उन्हें कागज पर लिखें और बार बार तब तक अपने आप से पूछते रहें जब तक उस सवाल का सही जवाब नहीं मिल जाता। अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने में कई बार वक्त लग जाता है, मगर फिर भी अपने मुताबिक जीना ही सफल जिंदगी जीना कहलाता है। आप सक्सेसफुल हों, सेटिस्फाइड हों
यही हमारी दुआएं और शुभकामनाएं हैं।